नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 थे, टेक्निकल हेल्पर भर्ती ग्रेड 3 IT लेवल की जो वैकेंसी थी उसका प्री एग्जाम पास कर रखा है और रेलवे ग्रुप डी का भी उन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। तो ऐसे बच्चों का पूछना है कि सर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है वो बेस्ट रहेगी या फिर टेक्निकल हेल्पर भर्ती है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगी। देखिए, जॉब दोनों ही गवर्नमेंट है, दोनों ही बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर एक जो पोस्ट होती है उसकी खुद की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करके टोटल 5-6 पॉइंट मैंने लिए, इनके आधार पे बताऊंगा भी कौन सी जो जॉब है उसकी क्या विशेषता है। उसके बाद में आप अनुमान लगा सकते हो भी आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहने वाली है। तो डिटेल में इन दोनों वैकेंसी के बारे में, इन दोनों पोस्टों के अंदर अपन कंपैरिजन करेंगे। टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3 जो कि राजस्थान में IT लेवल की भर्ती है उसके बारे में, और रेलवे ग्रुप डी, इससे आप सभी परिचित हो। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, तो उसको भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया लेवल का वीडियो कोर्स वगैरह सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, भी स्टार्ट करते हैं। 5-6 चीजें मैंने ले रखी है, इनके आधार पर देखेंगे, आप अनुमान लगा सकते हो भी कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट है या फिर कौन सी पोस्ट है वो आपके लिए बेस्ट है ना। यहाँ पे मैंने कुछ विशेषताएं लिखी है, यहाँ पे ग्रुप डी है और यहाँ पे टेक्निकल हेल्पर है, IT लेवल की वैकेंसी है ना। तो चलिए भी सबसे पहली चीज देखिए, कंपटीशन दोनों के अंदर, यानी कि जिन बच्चों ने प्री एग्जाम टेक्निकल हेल्पर का पास कर रखा है ना, उन बच्चों का पूछना है कि सर हमारे को टेक्निकल हेल्पर है ना मेन एग्जाम इसकी तैयारी करनी चाहिए या फिर ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही अगस्त में एग्जाम है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कंपटीशन को लिया है ना। बाकी सब कॉमन चीजें, कभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो सब चीजें आपके लिए कॉमन रहेगी, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा ना। कंपटीशन देखिए, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है ना, इसमें जो फॉर्म भरेंगे वो लगभग 1 करोड़ फॉर्म भरेंगे, है ना। 1 करोड़ फॉर्म भरेंगे और जो वैकेंसी है यहाँ पे लगभग 1 लाख वैकेंसी है। तो इस हिसाब से अपन देखें तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर प्रत्येक सीट पे 100 बच्चे वो कंपटीशन में रहेंगे। तो यानी कि एक सीट पे यहाँ पे टोटल 100 बच्चे, 100 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। टेक्निकल हेल्पर मेन एग्जाम के अपन बात करें तो 10 गुना बच्चों को मेन एग्जाम के लिए पास किया गया प्री का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद में। तो यहाँ पे एक सीट पे केवल 10 बच्चे हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से देखें तो रेलवे ग्रुप डी में कंपटीशन ज्यादा है और टेक्निकल हेल्पर है इसके मेन एग्जाम में कंपटीशन कम है। तो जिन बच्चों ने ग्रुप डी का भी फॉर्म भर रखा है और प्री एग्जाम वो टेक्निकल हेल्पर का पास कर रखा है, मेरी तरफ से राय ये है कि आपको पहले ये जो टेक्निकल हेल्पर है ना इसी की तैयारी करनी चाहिए और इसका ही एग्जाम है वो ग्रुप डी से पहले होने वाला है, पहली चीज। उसके बाद नीचे कुछ विशेषताएं और मैंने ले रखी है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। IT लेवल के बच्चे हो तो दोनों चीजें आपकी लाइफ के अंदर काम आने वाली है, चाहे इस एग्जाम में टेक्निकल हेल्पर का अभी जो मेन एग्जाम है इसमें सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन नॉलेज जरूरी है आपकी फील्ड का, है ना। तो चलिए भी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। रेलवे ग्रुप डी की जो सैलरी होता है ना, स्टार्टिंग सैलरी पहले मंथ की जो सैलरी वो सैलरी वो लगभग 26-27 हज़ार रुपये, 28 हज़ार रुपये के आसपास में रहती है, ठीक है। ये सैलरी रहती है। उसके बाद में थोड़े बहुत ड्रेस अलाउंसेज वगैरह है, हाउस रेंट वगैरह वो सब चीज़ें मिलती है, उन सबको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। आप मान सकते हो भी 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा यहाँ पे सैलरी रहती नहीं है। अराउंड 27 हज़ार रुपये के आसपास में ग्रुप डी की सैलरी स्टार्टिंग में बनती है और ये सैलरी पहले मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में आती है अपन टेक्निकल हेल्पर पे। टेक्निकल हेल्पर की अपन बात करें तो स्टार्टिंग में 2 साल का जो आपका टाइम पीरियड होता है, 2 साल के टाइम पीरियड में आपको 13,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, है ना, पर माह के हिसाब से आपको फिक्स सैलरी मिलती है। और जैसे ही 2 साल का आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में 2000 ग्रेड पे का जो रेगुलर पे स्केल है उसके हिसाब से आपको लगभग 27-28 हज़ार रुपए के आसपास में सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में आगे जब प्रमोशन मिलती है, DA वगैरह बढ़ता है ना, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी वो बढ़ती जाती है। 2 साल के टाइम पीरियड तक 13,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में 27-28 हज़ार रुपए पर मंथ के हिसाब से मैंने एक राउंड फिगर के अंदर ये सैलरी ली है, ठीक है। लगभग ये सैलरी दोनों के अंदर रहती है। तो सैलरी के हिसाब से वैसे कोई ज्यादा अंतर नहीं है। रेलवे ग्रुप डी की सैलरी अपन ऑल ओवर बात करें तो 2-3 हज़ार रुपए का फर्क है वो रह सकता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि अपन रनिंग अलाउंस वगैरह देखें, रेलवे के अंदर क्या होता है कि जैसे ग्रुप डी है तो उसको अगर 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे कहीं काम करने के लिए भेजते हैं तो उसका भी उसको अलग से ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, जो रनिंग अलाउंस होता है वो अदर मिलता है। तो छोटे बड़े अलाउंसेज है जो कि रेलवे ग्रुप डी में ज्यादा मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर दोनों के अंदर नहीं है, ठीक है।
चलिए, उसके बाद में बात आती है ड्यूटी की, नेचर ऑफ ड्यूटी, यानी कि किस हिसाब की ड्यूटी रहती है। ड्यूटी कागजों के अंदर दोनों ही 8-8 घंटे की ड्यूटी रहती है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी की जो ड्यूटी है वो 8 घंटे आपकी एकदम मतलब क्या कि स्ट्रिक्ट ड्यूटी है। 8 घंटे आपको ड्यूटी करनी ही करनी पड़ेगी। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद में फ्री हो। वैसे अगर आपसे ओवर टाइम काम करवाया जाता है तो आपको सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलती है। लेकिन टेक्निकल हेल्पर की अपन बात करें तो यहाँ पर भी ड्यूटी आपकी वैसे तो कागजों के अंदर 8 घंटे ही रहती है, लेकिन जब गाँव के अंदर या फिर किसी सब स्टेशन पर इस प्रकार की जगह ड्यूटी लगती है, वहां पे आपके साथ में कोई काम करने वाला दूसरा कर्मचारी है नहीं, तो जिम्मेदारी वहां पर भी आपकी ही रहती है, लेकिन हार्ड ड्यूटी ज्यादा नहीं है। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करें तो रेलवे ग्रुप डी की जो ड्यूटी है ना, उसमें आपको 8 घंटे की ड्यूटी देनी ही देनी होगी। ज्यादा भी ड्यूटी रहती है क्योंकि कर्मचारियों की कमी होती है, तो जो आपका बॉस, जो आपका अफसर आपको बोलता है जितने टाइम के लिए उतने टाइम आपको ड्यूटी करनी होती है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। देखिए, टेक्निकल हेल्पर की अपन बात करें, नेचर ऑफ ड्यूटी में ड्यूटी है उस हिसाब से डेंजर तो टेक्निकल हेल्पर की ड्यूटी है भी। आपको खंभों पर भी चढ़ना पड़ेगा, कहीं फॉल्ट है उसको भी निकालना पड़ेगा, आपके साथ में हो सकता है कोई हो या फिर कोई नहीं हो, फिर भी आपको काम करना पड़ेगा, तो डेंजर आपकी रहती है। लेकिन ये जो टेक्निकल हेल्पर की जो ड्यूटी है ना, उसके अंदर देखिए अपने एक बोलते हैं फरलो, यानी कि 2 दिन काम कर लिया, एक दिन मान लीजिए कि कोई आपके घर पे काम हो गया, कोई शादी हुआ फिर या फिर फंक्शन हो गया, नजदीक आपके घर की ड्यूटी रहती है, तो इस प्रकार से 1-2 दिन का टाइम है वो निकाल सकते हो अपने खुद के काम के लिए। लेकिन रेलवे की जो ड्यूटी है उसमें प्रॉपर आपको छुट्टी दे के ही जाना होगा। रेलवे की जो ड्यूटी है आपकी पक्की ड्यूटी होती है, वहां से आप भाग नहीं सकते, मतलब क्या कि अपनी जिम्मेदारी है वहां पे आपकी बनती है, तो वहां पे आपको मिलना जरूरी है। लेकिन टेक्निकल हेल्पर में नजदीक ड्यूटी रहती है, तो आप छोटे बड़े अपने जो काम है वो भी कर सकते हो, लेकिन ड्यूटी है वो थोड़ी सी डेंजर रहती है टेक्निकल हेल्पर की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काम रहता है। रेलवे ग्रुप डी की जो ड्यूटी है वो काम करने में तो हार्ड होता है, लेकिन वहां पे खतरा कम होता है। ठीक है, तो चलिए, मेरे हिसाब से आपको नेचर ऑफ ड्यूटी है ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आती है भी पोस्टिंग की, यानी कि घर के नज़दीक किस में पोस्टिंग मिलेगी, घर से दूर किस में रहना पड़ता है। रेलवे ग्रुप डी की जो नौकरी है ना, ये डिपेंड करता है जोन में, यानी कि किस जोन में आपने फॉर्म भर रखा है, किस जोन से आप सेलेक्ट हो रहे हो, उसी जोन के अंदर ही आपको नौकरी करनी पड़ेगी, जब तक आपको कोई भी म्यूचुअल ट्रांसफर वाला नहीं मिलता है। यानी कि किसी को कोई राजस्थान के अंदर एक बंदा पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल वाला राजस्थान आना चाहता है और राजस्थान वाला पश्चिम बंगाल जाना चाहता है, तब तो उनकी म्यूचुअल पोस्टिंग हो जाएगी। अदरवाइज राजस्थान वाला अगर पश्चिम बंगाल के अंदर नौकरी कर रहा है तो वहीं पे उसकी नौकरी होगी, यानी कि जिस जोन से बच्चा सेलेक्ट होता है रेलवे ग्रुप डी के अंदर, वहीं पे उसकी पोस्टिंग रहती है। बिना म्यूचुअल के पोस्टिंग करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद में टेक्निकल हेल्पर की अपन बात करें तो टेक्निकल हेल्पर में जो पोस्टिंग होती है वैसे तो कंपनी के हिसाब से होती है, जिस हिसाब से आप फॉर्म भरते हो उसके हिसाब से, लेकिन कंपनी के अंदर भी मतलब क्या है कि घर के नजदीक आपको पोस्टिंग मिलने के ज्यादा चांसेज होते हैं। स्टार्टिंग में आपको किसी डिस्कॉम के अंदर अगर आपको पोस्टिंग मिल जाती है, घर से थोड़ा दूर है या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो धीरे धीरे आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिल जाती है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऑल ओवर अपन बात करें तो रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है इसके अंदर आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है अगर आपने जोन दूसरा सेलेक्ट कर लिया, दूसरे जोन से आप सेलेक्ट हुए हो तो। और टेक्निकल हेल्पर में लगभग आपको अपने घर के नजदीक है वो जॉब मिल जाती है, और थोड़े बहुत फरलो वगैरह भी टेक्निकल हेल्पर में चल जाती है, तो आप खुद के घर के छोटे बड़े काम भी कर सकते हो, फंक्शन वगैरह को भी आसानी से अटेंड कर सकते हो। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में अगर दूसरे जोन में हो तो वहां से आपको प्रॉपर छुट्टी लेके ही आना पड़ेगा। लिमिटेड छुट्टियां होती है, 40-50 साल के अंदर छुट्टी होती है, तो बहुत ज्यादा आप अपने घर पे नहीं आ सकते, फैमिली वगैरह उसको वहीं पे आपको शिफ्ट करना होता है। लेकिन टेक्निकल हेल्पर में ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपने घर परिवार के साथ में रह सकते हो, नजदीक आपको पोस्टिंग मिल सकती है, आपके बीवी बच्चे हैं वो आपके घर पे रह सकते हैं, आपकी भी नजदीक पोस्टिंग रहती है, तो कहीं दूर जाने वाला सिस्टम इसके अंदर ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद में बात करते हैं अपन प्रमोशन की भी, किसके अंदर ज्यादा प्रमोशन होते हैं, किसके अंदर प्रमोशन किस हिसाब से होते हैं, दोनों के अंदर डिटेल में मैंने जानकारी जुटाई है। देखिए, रेलवे के अंदर क्या होता है कि रेलवे के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि अपना एस&टी डिपार्टमेंट है ना, और उसके बाद आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट है, प्रमोशन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि अपने सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले डिपार्टमेंट की बात करें, मेरा खुद का एक जो फ्रेंड है उसके अंदर जॉब कर रहा है, तो उसी से मैंने जानकारी जुटाई इस रेलवे वाली जॉब के बारे में, तो उसने बताया भी यहाँ पे जो प्रमोशन होते हैं ना एस&टी डिपार्टमेंट के अंदर लगभग 3 साल के अंदर प्रमोशन उसको मिल ही जाता है। उसके बाद में
अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पे जो प्रमोशन होता है उसका टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। आप मान सकते हो भी लगभग 4 साल के अंदर आपको हर 4 साल के अंदर वहां पे प्रमोशन मिल जाता है। ठीक है, ये रेलवे की अपनी बात होगी। रेलवे में स्टार्टिंग में जैसे कि आप ग्रुप डी के अंदर हो, ग्रुप डी के बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें होती है। जैसे कि कोई ट्रैक मैन है, उसके बाद में वो की मैन बन गया, या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 है तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 बन गया, ग्रेड 1 बन गया। ठीक है, इस हिसाब से आपकी प्रमोशन होते जाते हैं। और यहाँ पे प्रमोशन के अंदर देखिए 4200 ग्रेड पे आपकी एक एमसीएम की पोस्ट आती है, मास्टर क्राफ्टमैन जिसको बोलते हैं। ये जो पोस्ट है वो रेलवे के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट होती है, 4200 ग्रेड पे की जेई लेवल की जो पोस्ट होती है। यहाँ पे बड़ी आसानी से लगभग आप 20 साल की सर्विस होती है, 17-18 साल की सर्विस होती है, तो यहाँ पे आप पहुंच सकते हो, जो कि बहुत शानदार और अच्छी पोस्ट है ना। तो रेलवे है, इसके अंदर प्रमोशन है वो थोड़े से फास्ट है। अपन बात कर ले भी मैक्सिमम 4-5 साल लगा ले तो भी 5 साल कोई ज्यादा नहीं होता प्रमोशन के लिए, है ना, क्योंकि नौकरी बहुत होती है। कोई बच्चा अगर 20 साल में 22 साल में सेलेक्ट होता है तो 60 साल तक वो सर्विस करता है, तो 38-40 साल तक वो सर्विस करता है, तो अच्छे खासे प्रमोशन वो लेता है। आगे उसकी जॉब भी काफी अच्छी हो जाती है, सैलरी अच्छी हो जाती है, पोजीशन भी उसकी अच्छी हो जाती है। उसके बाद अपन टेक्निकल हेल्पर की बात करें, देखिए टेक्निकल हेल्पर में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे ही आप टेक्निकल हेल्पर आप ग्रेड 3 सेलेक्ट हुए हो ना, उसके बाद में आपका जैसे ही 3 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो 3 साल के टाइम पीरियड के बाद में आपको टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 2 बना दिया जाएगा। टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 2 की बात कर रहा हूँ, हेल्पर ग्रेड 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। हेल्पर ग्रेड 2 होती है वो नॉन टेक वैकेंसी होती है, IT आपकी 10th लेवल की। तो 3 साल का टाइम पीरियड जैसे कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक 2018 से इन्होंने एक नियम लागू कर दिया, भी आपको पहला प्रमोशन है ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कोई भी आपको टेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। 2400 ग्रेड पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। 3 साल तक आपका जो ग्रेड पे होता है वो 2000 ग्रेड पे होता है। 3 साल का जैसे टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो आपको पहला प्रमोशन मिल जाएगा, टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 2 पे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद 9 साल से यहाँ पे प्रमोशन मिलते हैं, यानी कि आपका अगला जो प्रमोशन है वो टोटल मिलाकर के 12 साल मिलेगा। और उसके बाद में अगला जो प्रमोशन है फिर इसके अंदर 9 साल जोड़ दीजिए, 21 साल बाद मिलेगा। फिर आपका अगला जो प्रमोशन है जब आपकी जो नौकरी है वो 30 साल हो जाएगी तब आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से टोटल आपको यहाँ पे फिक्स कर दिए गए, टोटल आपको लाइफ के अंदर आपकी नौकरी के अंदर 4 प्रमोशन मिलेंगे। 4 प्रमोशन मिलेंगे, 4 प्रमोशन में आप लास्ट तक वो 4200 इंजीनियर सुपरवाइजर की जो पोस्ट होती है वहां से पहुंच सकते हो। टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3, टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 2, टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 1 और उसके बाद सीनियर ऑपरेटर, और इस हिसाब से इंजीनियर सुपरवाइजर की जो पोजीशन होती है वहां तक आप पहुंचते हो। तो ऑल ओवर अपन बात करें तो रेलवे के अंदर आपकी जो प्रमोशन है वो थोड़े से फास्ट मिलते हैं, और सैलरी के अंदर ग्रोथ भी यहाँ पे प्रमोशन के साथ में ज्यादा होती है। ठीक है, वो यहाँ पे देखिए प्रमोशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती नहीं भी। टेक्निकल हेल्पर है वो काम है वो लाइन मैन वाला ही करेगा। टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3 है तब भी वही करेगा, 2 है तब भी वही करेगा, 1 है तब भी वही करेगा, ज़्यादा फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे चेंज होता था क्योंकि स्टाफ ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, प्रमोशन के हिसाब से देखें तो आपका रेलवे ग्रुप डी है, ये बेस्ट है टेक्निकल हेल्पर की बजाय। उसके बाद में बात आती है ट्रांसफर की, रोटेशनल ट्रांसफर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। कई पोस्ट ऐसी होती है 3-3 साल से 2.5-2.5 साल से उनकी मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग होती रहती है, तो उस चीज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखिए रेलवे ग्रुप डी के अंदर जिस जोन से आप सेलेक्ट हुए हो ना और जहां पे आपको पोस्टिंग दे दी है, तो स्टार्टिंग में जब आपके प्रमोशन नहीं होती है, छोटे बड़े प्रमोशन होते हैं, तब तक आपको वहीं पे रहना होता है। आपको 2 साल के बाद में 3 साल के बाद में रोटेशनल पोस्टिंग होती नहीं है। लेकिन जब आप बड़ी पोस्टों पर जाते हो, आपकी प्रमोशन होती है, तो उसके बाद में आपकी रोटेशनल पोस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे आपकी रोटेशनल पोस्टिंग होती नहीं है। तो पोस्टिंग के बारे में अगर आपने जोन सही सेलेक्ट किया, सही जोन से आप सेलेक्ट हो गए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी हिसाब से टेक्निकल हेल्पर की अपन बात करें तो टेक्निकल हेल्पर में जगह जगह ये घुमाते जरूर है, लेकिन लोकल एरिया के अंदर ही घुमाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग है वो आज किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में कहीं आपकी लोकल जगह पोस्टिंग है, तो हो सकता है वहीं से आपको पोस्टिंग है वो कुछ ही महीनों के अंदर चेंज कर दे। पोस्टिंग चेंज ये करते रहते हैं, लेकिन फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है कि 2 साल बाद में सबकी पोस्टिंग होगी, 3 साल बाद में सबकी पोस्टिंग होगी। अगर आपके लाइजन अच्छे है तो ठीक ठाक आपकी एक जगह भी सर्विस है वो बनी रह सकती है। ट्रांसफर भी करते हैं तो बहुत ज्यादा लंबी दूरी पे आपको नहीं भेजते, लोकल एरिया के अंदर आपकी ट्रांसफर होते हैं। तो ट्रांसफर की जो दिक्कत है वो यहाँ पर भी नहीं होती है ज्यादा, और रेलवे के अंदर भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे थोड़े लाइजन अच्छे होते हैं तो एक जगह पर भी आप नौकरी कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल ओवर मैंने आपको टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट बताई, इस आधार पे अपन देख सकते हैं। मेरा जो व्यू है, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरे हिसाब से आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से जो रेलवे ग्रुप डी की जो पोजीशन होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे
प्रमोशन आपके अच्छे मिलती है, घर से दूर तो रहते हो लेकिन आपकी लाइफ अच्छी चलती है, आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है, किसी सिटी वगैरह के अंदर अगर आपको पोस्टिंग मिल जाती है, वहाँ पे परमानेंट जॉब रहती है, तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह और सब कुछ अच्छा खासा चलता है, आपकी सैलरी के अंदर भी ग्रोथ है वो अच्छी होती है, प्रमोशन अच्छे होते हैं। रेलवे एक रेपुटेड डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जब भी कोई नियम बनता है तो सबसे पहले यहाँ पे लागू होता है। और ये जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है, टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट है, ये भी खराब नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। प्रमोशन इसके अंदर भी ठीक ठाक मिलती है, लेकिन प्रमोशन का यहाँ पे ज्यादा असर नहीं होता, सैलरी जरूर बढ़ती है लेकिन काम आपका वही रहता है। लोकल एरिया के अंदर जब ड्यूटी रहती है तो आप फरलो वगैरह तो मार सकते हो, लेकिन आपकी जो लाइफ है ना वो इधर उधर भागदौड़ के अंदर ही चली जाती है ना। तो बस ये चीज है, मेरे हिसाब से रेलवे ग्रुप डी की पोजीशन है, लेकिन अगर आप टेक्निकल हेल्पर में भी सेलेक्ट हो जाते हो तो दुख करने वाली कोई बात नहीं है, ये भी गवर्नमेंट जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीजें सारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, इसमें भी काफी सारे अपडेट वहां पे मैं शेयर करता रहता हूं। थैंक यू।